अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज भाई मैं बिल्कुल ब्लॉग वगैरह बनाने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। मैं बहुत बीमार हूँ, तबीयत बहुत ख़राब है, बुखार चढ़ा है और फ्लू भी है। बट आप लोगों के सवालात आए हैं मेरे पास, तो जो है वो आज बनाएंगे ब्लॉग। छोटा सा ही होगा, सिर्फ सवालात के जवाब ही दूंगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और मैं काम पे भी नहीं गया हूँ, तो घर पे ही हूँ, तबीयत सही नहीं है मेरी। तो अम, थोड़ी देर में मैं आप लोगों के सवालात के जवाब इंशाल्लाह स्टार्ट करता हूँ अभी। पार्सल आ गया बहुत सारा, सलाद ये भी लेके आया और हमें पता नहीं है इसमें क्या क्या है। ओ क्या क्या है इसके अंदर? ये क्या कैप है? कैप नहीं है, फिर ये वो दाल वगैरह धोती हूँ ना, उसका मतलब वो है, स्ट्रेनर है। ओह अच्छा, ये दाल धोने के लिए मंगाया हुआ है आपके ने। ऐसा लग रहा है वो लोग जो कैप पहनते हैं ना, वो मजदूरों वाली कैप। हाँ, वो मजदूरों वाली कैप वो लग रही है पूरी। पहले तो मैं यही समझा। वो बता रहे, ये पहन के जाए। ये क्या है था आसिया? ये मेरा स्कार्फ है। ये आसिया का स्कार्फ और आसिया की कैचर छोटी छोटी सी। और स्कार्फ देखते हैं हम कैसा। ये तो दुपट्टा है। हाँ, मतलब दुपट्टा कितना सॉफ्ट है ना। मुझे लगा स्कार्फ टाइप बना हुआ है। और ये है, ओह अच्छा, ये तला की जानमाज है। क्योंकि तला ना एक कुशन के कपड़े के ऊपर नमाज पढ़ता है, तो आसिया ने तला के लिए जानमाज मंगाई है। ये थैंक यू सो मच। मेरी जानमाज एयरपोर्ट वालों ने ले ली। यार ये तो ये तला की जानमाज आ गई। चलो जाना, कपड़ा तो है ना, पर बहुत पतला कपड़ा बहुत जैसा पतला। है। हाँ, मगर मुझे पता है, क्वालिटी का नहीं पता चल रहा था कि किस तरह चलो से। बट जानमाज तो है ना। ये इस कुशन के कपड़े के ऊपर पड़ता है ये नमाज ना, ऐसे कुशन का कपड़ा ऐसे पास और नमाज पड़ता है। किलो का कपड़ा। ये क्या बहुत बारीक है। ठीक है, सही है। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों के सवालात के साथ। सबसे पहला सवाल है कि स्पॉन्सर बैंक स्टेटमेंट और पर्सनल बैंक स्टेटमेंट में क्या फ़र्क होता है। यार, अगर जब भी आप अपना अपना केस किसी स्पॉन्सर के थ्रू सबमिट करा रहे होते हो ना, तो आपको दो बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती हैं, एक आपके स्पॉन्सर की और एक आपकी अपनी। आपकी अपनी स्टेटमेंट, नए अकाउंट अगर आपने खुलवा लिया है तो एक एक हफ्ते भी पुरानी हो तो चलती है, कोई इशू नहीं है। बट आपकी जो बैंक स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट है वो एटलीस्ट 3 महीने आपकी पुरानी होनी चाहिए। उस स्पॉन्सर का मतलब आपके अम्मी भी हो सकती हैं, आपके अब्बू भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उनके अकाउंट की 3 महीने की स्टेटमेंट आपने दिखानी होती है। आपका भाई, आपकी बहन, आपके बहनोई, आपका कोई दोस्त, आपका मामू, चाचा, ताया, खाला, फूफा, कोई भी हो सकता है, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो दो बैंक स्टेटमेंट जाएंगी आपकी, एक आपकी अपनी और एक आपके स्पॉन्सर की। ठीक है, दो स्टेटमेंट अलग अलग होती है अगर स्पॉन्सर आपका केस में, अगर स्पॉन्सर इन्वॉल्व है। अगर आपके इस केस में स्पॉन्सर इन्वॉल्व नहीं है तो आपकी अपनी ही स्टेटमेंट लगेगी, उसमें कोई वो नहीं होगा। फिर वो आपकी जो होगी ना अकेली, वो फिर 3 महीने की चाहिए होगी। बट अगर स्पॉन्सर के साथ आपकी केस में स्पॉन्सर इन्वॉल्व है तो आप अपना नया अकाउंट खुलवा के स्पॉन्सर के जरिए अपने अकाउंट में पैसे मंगवा लीजिए और इस स्पॉन्सर के अकाउंट की स्टेटमेंट 3 महीने की दिखा दीजिए। बट ये याद रखिएगा, जो स्पॉन्सर ने पैसे आपके अकाउंट में भेजे हैं वो उसके अकाउंट में भी शो होने चाहिए कि इतना अमाउंट इस बंदे ने इस बंदे को भेजा है, किसी के भी थ्रू, चाहे चेक के थ्रू या वो पे ऑर्डर के थ्रू या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के साथ। तो ये शो करना चाहिए। ये फ़र्क होता है दो बैंक स्टेटमेंट्स का। कोई भी स्पॉन्सर बन सकता है, हाँ भाई, कोई भी स्पॉन्सर बन सकता है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। अच्छा, किसी भाई ने एक सवाल पूछा था कि फ्रीलांसिंग किसी और कंट्री से है तो वीज़ा, मतलब वो फ्रीलांसिंग करते हैं किसी और कंट्री से, उनकी सैलरी आ रही है या कहीं और से उसका पैसे आ रहे हैं, तो वीज़ा रिन्यू हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। उसके लिए आपको एक कंपनी खोलनी पड़ती है फ्रीलांसिंग की। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एक कंपनी खोली हुई है।
मेरी जो भी ट्रांजैक्शन, तो फिर आप यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर होंगे, मतलब आपकी कंपनी खुली हुई है, आपकी कंपनी किसी दूसरे मुल्क से बिजनेस करती है, वो आपको सैलरी बेचती है या प्रोजेक्ट वाइज पेमेंट करती है, तो वो इन्वॉइसिंग होगी उसकी। इन्वॉइसिंग के लिए आप किसी को भी ढूंढ सकते हैं, यहाँ हो जाता है, तो उसकी बेसिस के ऊपर भी आपका वीज़ा रिन्यू हो जाता है। या फिर अगर कोई ऑनलाइन जॉब है और सैलरी अमेरिका से आती है और फिनलैंड में हो, हाँ, तो बिल्कुल कोई इशू नहीं है। वो जिस भी कंपनी ने, जो भी कंपनी होगी, उस कंपनी ने जब आपको हायर किया होगा तो अपॉइंटमेंट लेटर दिया होगा, आपकी जो सैलरी आती होगी उनकी पे स्लिप्स भी देती होगी। तो आपकी सैलरी अगर वो फिनलैंड के अकाउंट में डायरेक्ट गिर रही है, तो वीज़ा के वक्त जब भी वीज़ा रिन्यू कराना होगा आपने, तो आपने 3-4 महीने की अपनी सैलरी स्लिप्स लेनी होगी, उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लेटर निकालना होगा। ये सारी चीज़ें निकाल के आप उस जब वीज़ा प्रोसेस करने वाले होंगे तो ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कर देंगे कि हाँ भाई, असल में मकसद ये होता है कि आपको ये दिखाना होता है कि आपके पास जॉब है, आप इतना इतना कमा रहे हो कि आप अपना, या अगर आपकी फैमिली है तो उसको संभाल सकते हो फिनलैंड के अंदर, बस ये चीज़ें दिखानी होती हैं। तो भले आप किसी का रिमोट वर्क भी कर रहे हो और कंपनी यूएस की है, यूके की है, जर्मनी की है, जो भी है, कहीं की भी है, तो उन्होंने आपको एक वो दिया होता है, अब अपॉइंटमेंट लेटर और सैलरी स्लिप, ये आप दिखा दोगे तो कोई इशू नहीं होता, वीज़ा रिन्यू हो जाता है। फ़िनलैंड का एजुकेशन सिस्टम कैसा है? फ़िनलैंड का एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान के मुकाबले में थोड़ा सा, एमबीए के लिए, एमबीए आसान है, बीबीए थोड़ा सा टफ़ है। या मैं कह लूँ कि टफ़ का मतलब ये है कि बीबीए, मतलब बीबीए से मुराद मेरी बैचलर्स है, बीबीए ही नहीं, सिर्फ बैचलर्स थोड़ा सा लेंदी होता है। हाँ, बस ये कि पढ़ाई आसान है कंपैरेटिवली पाकिस्तान की पढ़ाई से, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर उस तरह की, आपको पता है पाकिस्तान में तो एक वो लकीर के फ़कीर वाला सिस्टम है, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपको ज़रा एक थ्योरेटिकल, एक इन डेप्थ वो दी जाती है सिचुएशंस और उस तरह के सिनेरियोज, और उस मतलब आपको एक रियल वर्ल्ड से जो है वो ज़रा इंट्रोड्यूस कराया जाता है इनकी पढ़ाई में। तो यहाँ की जो पढ़ाई है वो कंपैरेटिवली पाकिस्तान या इंडिया की पढ़ाई से मैं समझता हूँ कि आसान है, क्योंकि आसिया भी पढ़ रही है मेरे साथ और तला भी यहाँ पे होता है, तो मुझे इन लोगों से ये पता है और कुछ तो मैंने भी आसिया को असाइनमेंट्स वगैरह में हेल्प करता हूँ, तो मुझे ये अंदाज़ा है कि इनकी जो पढ़ाई है उसमें ज़्यादातर इक्का दुक्का ही कोई पेपर वगैरह हुआ तो हुआ। आसिया का मेरे ख्याल में अभी तक कोई पेपर हुआ नहीं है। हालांकि आसिया का अल्हम्दुलिल्लाह 80-85% जो है वो एमबीए डन हो चुका है। तलहा ने भी अभी तक एक पेपर दिया है। बाकी जो मोस्टली पेपर्स होते हैं वो असाइनमेंट बेसिस क्विजेज होते हैं, इनके छोटे छोटे असाइनमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, और रिपोर्ट्स हो जाती हैं इस तरह की। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर इन लोगों का ग्रेडिंग होती है और पेपर्स इतने नहीं होते हैं, ठीक है। और किसी ने पूछा नेक्स्ट इनटेक कब है? अब इनका इनटेक यार अभी जो दिसंबर वाला गुजरा है उसके बाद अब सितंबर में एक इनटेक आएगा, जो छोटा इनटेक होता है एज कम्पेयर टू जनवरी और दिसंबर के इनटेक के। तो ये वाला सितंबर में भी एक आएगा, सितंबर में खुलेगा, या हाँ अगस्त सितंबर में शायद इनका एक इनटेक खुलेगा, तो उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो भाई ये तो हो गए आज के सवालात, और आई होप मैंने जवाबात दे दिए हो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी आवाज़ भी सही से नहीं निकल पा रही है, और मैं शायद अगर मैंने कुछ रह गया हो तो भाई माजरत, आप मुझसे दोबारा मेरी नई वीडियो में मुझसे पूछ लीजिएगा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं करूँगा एंड इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से कल। अल्लाह करेगा मेरी तबीयत बेहतर हो जाएगी तो मैं फिर अच्छा सा व्लॉग बनाऊँगा, और दुआओं में याद रखिएगा बहुत बहुत भाई। थैंक यू सो मच इतना प्यार और मोहब्बत देने के लिए आप सब लोगों का, और मिलते हैं कल आप लोगों से इंशाल्लाह। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करके बताएं अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो कैसे लगे, आप कमेंट करके बताइएगा अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो वो इंशाल्लाह मैं आपके सवालात के जवाब दे दूँगा। वरना जनरल कमेंट भी कर सकते हैं आपकी वीडियो कैसी लगी, या अगर कोई आप मुझे वो देना चाहें, सजेशन देना चाहें वीडियोस के हवाले से तो वो भी दे दीजिएगा। आई एम ओपन टू सजेशंस। तो खैर मुलाकात होती है इंशाल्लाह कल। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।